हैं खबर संगम और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी उपाध्याय। खबरों में क्या कुछ है खास जानेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले नजर इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। आज केरल और तमिलनाडु के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कोझिकोड में तीसरे वैश्विक आयुर्वेद फेस्टिवल को किया संबोधित। जम्मू कश्मीर में सरकार गठन पर पीडीपी की बैठकों का दौर हुआ खत्म। आज बीजेपी और पीडीपी के नेता करेंगे राज्यपाल से मुलाकात के बाद स्थिति हो सकती है साफ। महाराष्ट्र के रायगढ़ में हुआ एक बड़ा हादसा। पिकनिक मनाने गए 14 छात्रों की समुद्र में डूबने से हुई मौत। छात्रों के परिवार में मचा कोहरा। और सरकार ने 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों के मद्देनजर संसद के बजट सत्र की अवधि पर चर्चा करने के लिए 4 फरवरी को बुलाई सर्वदलीय बैठक। आने वाले बजट पर की जाएगी चर्चा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केरल और तमिलनाडु के दौरे से जुड़ी। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केरल और तमिलनाडु के दौरे पर हैं। इस दौरे के दौरान पीएम सबसे पहले कोझिकोड पहुंचे, जहां उन्होंने तीसरे वैश्विक आयुर्वेद फेस्टिवल को संबोधित करते हुए कहा कि केरल आयुर्वेद पारंपरिक प्रदेश है। यहां भारी तादाद में देश नहीं बल्कि विदेशी लोग भी यहां पहुंचते हैं और ये हमारे लिए बेहद ही खुशी की बात है, क्योंकि योगा और आयुर्वेद आज पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। I have been informed that the 5-day Global Ayurveda Festival has turned out to be excellent in terms of participation and projection of the various facets of Ayurveda. It is a heartening note that foreign dignitaries in large numbers have come from various countries to participate in the Ayurveda festival. I'm sure that participation in this festival will provide a lot of impetus to the spread of Ayurveda. In India, we have had a long, great tradition of saints and hermits who evolved our own indigenous system of healthcare like Ayurveda, Yoga and Siddha. तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने 1 दिवसीय केरल और तमिलनाडु के दौरे पर हैं और इस दौरे के दौरान पीएम कोयम्बटूर में भी ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे। आपको ये भी बता दें कि विधानसभा चुनाव को लेकर पीएम मोदी की ये यात्रा बेहद ही खास मानी जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात जम्मू कश्मीर से जुड़ी है। जी हां, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद के निधन के बाद जम्मू कश्मीर में नई सरकार के गठन को लेकर पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती द्वारा लगातार की जा रही बैठकों का दौर आखिरकार खत्म हो चुका है और आज पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती शाम करीब 4:30 बजे राज्यपाल से मुलाकात करेंगी। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के राज्यपाल एनएन वोहरा ने पीडीपी और बीजेपी के गठबंधन को लेकर अपने विचार रखने के लिए आज तक का समय दिया था। राज्यपाल ने कहा है कि पिछले 10 महीने से राज्य में मिलकर सरकार चला रही दोनों पार्टियों को आज ये स्पष्ट करना होगा कि वे राज्य में दोबारा सरकार बनाएंगे या फिर नहीं। फिलहाल देखना होगा कि आज शाम पीडीपी और बीजेपी के नेताओं की राज्यपाल से मुलाकात के बाद आखिरकार क्या कुछ निर्णय निकलकर सामने आता है।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कन्या भ्रूण हत्या मामले से जुड़ी। जी हां, जयपुर में आयोजित हुए अखिल भारतीय क्षेत्रीय संपादक सम्मेलन के दौरान केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने कन्या भ्रूण हत्या मामले को लेकर कहा है कि लिंग जांच को अनिवार्य कर देना चाहिए ताकि जिन महिलाओं के गर्भ में बेटी है उनका ध्यान रखा जा सके और इस तरह कन्या भ्रूण हत्या रोकी जा सकती है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस जांच को रजिस्टर किया जाना चाहिए ताकि पता लग सके कि इन बेटियों को जन्म दिया गया या नहीं। साथ ही मेनका गांधी ने ये भी कहा कि गैर कानूनी रूप से अल्ट्रासाउंड करने वाले लोगों को कब तक पकड़ते रहेंगे। ऐसे लोगों को गिरफ्तार करना इस समस्या का कोई स्थायी हल नहीं है। इसमें हर एक रजिस्ट्रेशन करना है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन जो अडॉप्शन जो बच्चे रखता है, they have to register with CARA. We have found, for instance, in Tamil Nadu alone, there will be over 11,000 organizations that have not registered, who are now coming in. Now, when these organizations did not register, तो हमारे पेरेंट्स जो थे, प्रोस्पेक्टिव पेरेंट्स, PAPs जिनको बोलते हैं, वो थे 10,000। बच्चे कितने हैं? 500। कुल मिलाकर के कितने रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन से? 411। इस देश में कितने हैं? करीबन 1 लाख। तो फिर कारा का फायदा क्या? तो हमने पूरा कानून बदल करके एक एक ऑर्गेनाइजेशन को अब रजिस्टर करना पड़ता है, और अगर नहीं करेंगे तो दे विल बी मेड इलीगल। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात 4 फरवरी को होने वाली सर्वदलीय बैठक से जुड़ी। जी हां, सरकार ने 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों के मद्देनजर संसद के बजट सत्र की अवधि पर चर्चा करने के लिए 4 फरवरी को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। मिली जानकारी के अनुसार इस बैठक के बाद गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली संसदीय मामलों पर कैबिनेट समिति बजट सत्र की व्यापक समय सारणी को अंतिम रूप देगी, जिसके 23 फरवरी से शुरू होने की संभावना भी जताई जा रही है। आपको बता दें कि बैठक को लेकर संसदीय कार्य मंत्री एम वेंकैया नायडू ने विपक्ष के नेताओं को पत्र भी लिखा है और पत्र में संसदीय कार्य मंत्री ने लिखा है कि वो आगामी बजट सत्र के संबंध में उनकी सलाह चाहते हैं। और अब खबर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी की गई मौद्रिक समीक्षा रिपोर्ट से जुड़ी। जी हां, आरबीआई ने आज अपनी मौद्रिक समीक्षा रिपोर्ट जारी कर दी है। मिली जानकारी के मुताबिक मौद्रिक नीति की समीक्षा के तहत नीतिगत ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। महंगाई बढ़ने के कारण रिजर्व बैंक ने ब्याज की दरें फिलहाल पहले की तरह ही रखी हैं। रिजर्व बैंक के गवर्नर यानी रघुराम राजन ने ब्याज दरों में अभी कोई बदलाव नहीं किया है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि बजट सत्र के बाद इसमें कुछ परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि आरबीआई के सामने सबसे बड़ी चुनौती है रुपए की मजबूरी, और जिसके चलते भारत की मौद्रिक स्थिति भी कमजोर हो रही है। ऐसे में ब्याज दरों में कटौती से सरकारी खजाने पर और अतिरिक्त बोझ बढ़ जाएगा, और यही वजह रही कि आरबीआई ने रेपो रेट और ब्याज दरों में कोई फेरबदल नहीं किया है। और अब खबर महाराष्ट्र से, जहां समुद्री शहर मरुड़ के समुद्र तट मरुड़ जंजीरा बीच पर एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। जी हां, यहां समुद्र में डूबने से करीब 14 छात्रों की मौत हो गई है, और ये सभी छात्र पुणे के कैंप इलाके में स्थित आबेदा इनामदार कॉलेज के हैं और मरुड़ में पिकनिक मनाने के लिए ये छात्र आए हुए थे। एक छात्र अभी भी लापता बताया जा रहा है और उसकी तलाश जारी है। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ट्वीट कर घटना पर दुख व्यक्त किया है, लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ हादसों को ध्यान में रखकर ना तो कोई नोटिस लगाया गया है और ना ही जीवन रक्षक तैनात किए गए हैं। गौरतलब है कि इससे पहले भी यहाँ ऐसे कई हादसे हो चुके हैं। तो आपको बता दें कि महाराष्ट्र में समुद्र में डूबने से 14 छात्रों की मौत हुई है, जिसके लिए भारत सरकार ने 2 लाख रुपए
आपको बता दें कि माफ कीजिएगा, महाराष्ट्र सरकार ने छात्रों के परिवारीजनों को 2 लाख रुपए का मुआवजा देने की भी घोषणा कर दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब खबर मनी लॉन्ड्रिंग घोटाले से जुड़ी। जी हां, दिल्ली के महाराष्ट्र सदन निर्माण घोटाले के आरोपों में महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री छगन भुजबल के कई ठिकानों पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर तलाशी ली है और साथ ही उनके भतीजे यानी समीर भुजबल को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि समीर भुजबल से सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय ने करीब 10 घंटे से ज्यादा पूछताछ कर उसको गिरफ्तार किया। एनसीपी नेता छगन भुजबल की दिल्ली के महाराष्ट्र सदन के निर्माण में घोटाले के आरोपों का सामना कर रहे हैं। इस पूरे मामले में बीजेपी नेता किरीट सोमैया का आरोप है कि एक बिल्डर और भुजबल के रिश्तेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए टेंडर नहीं निकाला गया और बड़े घोटाले किए गए, और उधर एनसीपी ने इस गिरफ्तारी को बदनाम करने की साजिश करार दिया है। आपको बता दें कि 28 जनवरी को बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस मामले में महाराष्ट्र एंटी करप्शन ब्यूरो और ईडी से 4 हफ्ते में प्रोग्रेस रिपोर्ट भी तलब की है। और फिलहाल यहाँ वक्त हो चुका है एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर संगम। जॉब को लेकर है हैरान या इनकम को लेकर है परेशान? अब ना हो हैरान और ना परेशान, ग्लोबल आपको देगा फुल टाइम पार्ट टाइम जॉब विद ट्रस्टेड ब्रांड्स। कॉल नाउ 1800-137-3009। MHG ब्रांड वाले जल्दी ही लॉन्च करने वाले हैं सुई से लेके हाथी तक, यानी घर का सारा सामान, पूरी घरेलू चीजों का एक भंडार लेके आ रहे हैं। आप हमें ब्रांड एम्बेसडर बनाने आए हो, हमने कहा तो फिर आपको पहले ये श्योर करना होगा कि आप क्वालिटी नंबर 1 देंगे। कहने गुरुजी वायदा करते हैं कि जो क्वालिटी कहेंगे वही क्वालिटी देंगे, तो हमें लिखित में चाहिए। तो उन्होंने ये लिखित में हमें दिया। अच्छी लैब से चेक किया जाएगा तो सर्टिफाइड होगा, तो आपके घरों में बिना जहर वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट आने वाले हैं। क्योंकि ऑर्गेनिक नहीं होगा तो जिंदगी में जहर घुलता रहेगा, और ऑर्गेनिक यानी सुपर डुपर क्वालिटी, नंबर 1 क्वालिटी ला रहे हैं। और सारे प्योर प्रोडक्ट आने वाले हैं। जो लिफाफे के बाहर होगा मजमून भी वही होगा। अगर आप चाहें तो आप इनकी जिंदगी भी बचा सकते हैं। कैसे? रक्तदान करके। रक्तदान मानव जीवन का वो पुनीत कर्म है जिसके करने से किसी को जीवन और खुद को आत्मिक सुकून मिलता है। मैं तो रक्तदान कर आया, अब आपकी बारी है। बूंद बूंद में जिंदगी की सौगात, रक्तदान महादान। सर्वधर्म संगम चैनल द्वारा जनहित में जारी। जॉब को लेकर है हैरान या इनकम को लेकर है परेशान? अब ना हो हैरान और ना परेशान, ग्लोबल आपको देगा फुल टाइम पार्ट टाइम जॉब विद ट्रस्टेड ब्रांड्स। कॉल नाउ 1800-137-3009। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और अब बात करते हैं डेरा सच्चा सौदा संस्थान से जुड़ी। जी हाँ, डेरा सच्चा सौदा विश्व को रूहानियत का तो संदेश दे ही रहा है और साथ ही साथ लोगों को जागरूक भी कर रहा है। पूज्य संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के मार्गदर्शन में डेरा सच्चा सौदा ने कई वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज किए हैं। यहाँ हर मोड़ पर अजूबे ही अजूबे नजर आते हैं, चाहे वो शिक्षा, खेल या फिर रूहानियत के क्षेत्र में ही क्यों ना हो। मगर आज हम आपको जिस अजूबे से रूबरू कराएंगे उसे देखकर आप दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो जाएंगे। आपने कपड़े धोने वाली मशीन तो बहुत देखी होगी, हम सबके घरों में कपड़े धोने वाली मशीनें तो आम होती हैं, लेकिन आज हम आपको कपड़े धोने वाली एक ऐसी मशीन दिखाएंगे जिसे देखकर आप अचंभित जरूर होंगे। देखिए रिपोर्ट।
जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डेरा सच्चा सौदा में बनी सच अजूबा वॉशिंग मशीन की, जिसके चर्चे न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में है। आमतौर पर हम अपने घरों में कपड़े धोने वाली मशीन में 10 या 15 कपड़े धोने के लिए डालते हैं, जिसे मशीन आसानी से धो भी देती है। मगर इस मशीन में एक बार में 600 कपड़े धोए जाते हैं और प्रतिदिन इस अजूबा वॉशिंग मशीन में 4000 से 5000 तक कपड़े एक साथ धोए जाते हैं, जो अपने आप में किसी अजूबे से कम नहीं। इसी को देखते हुए लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड ने सच अजूबा वॉशिंग मशीन को 2 नए रिकॉर्ड से नवाजा है। डेरा सच्चा सौदा के शाह सतनाम जी धाम में बनी सच अजूबा वॉशिंग मशीन 12 बाय 12 में बनी है। ये देखने में विशाल गोल डिग्गी के आकार में दिखती है, लेकिन इसके कारनामे के बारे में हम आपको बताएं तो आप दंग रह जाएंगे। कई बार तो 24 घंटे लगातार चलती है। इसे शुरू करने से पहले 1200 लीटर पानी डाला जाता है, फिर उसमें कपड़ों को धोने के लिए पाउडर, जिससे कपड़ों में लगी गंदगी आसानी से निकल जाती है, और फिर आखिरकार इन धुले हुए कपड़ों को फिर से वही कपड़े सुखाने वाली मशीन में डाला जाता है, जिसमें एक बार में 700 कपड़े एक साथ सुखाए जाते हैं। एक बार में इतने कपड़े सुखाना ये अपने आप में हैरान कर देने वाली बात है। महज 10 मिनट में कपड़े सुखाने वाली मशीन एक साथ सभी कपड़े सुखा देती है। ये मशीन 1994 में गुरुजी ने बनवाई है, अपनी हजूरी में बैठ के बनाई गई है। और ये इतनी 12 बाई 12 का इसका आकार है, 12 बाई लंबी ऊंचाई है और 12 फुट चौड़ी है। इस मशीन एक बहुत बड़ा अजूबे के तौर पे ये मशीन को लोग बड़ी बड़ी बहुत दूर दूर से आते हैं, विदेशों से आते हैं। और यानी इस मशीन में खासियत ये है कि एक बार कपड़ा 700 कपड़ा डलता है और ये 1 घंटे में साफ कर देती है। सच अजूबा वॉशिंग मशीन का किस्सा भी खत्म नहीं हुआ। कपड़े धोने के बाद सूखे हुए कपड़ों को एक बड़े हॉल में लाया जाता है, जहां 10 से 15 लोग मिलकर उन्हीं सूखे हुए कपड़ों में से एक एक करके कपड़ों को छांटते हैं। यहाँ कपड़ों की छटाई करने के तरीके भी सबसे हटके हैं। कपड़े धोने से पहले काले मार्कर से एक एक कपड़े पर नंबर लगाया जाता है, जिससे कपड़ों को आसानी से ढूंढा जा सके। जैसे ही कपड़े धोने के बाद बाहर सुखाए जाते हैं, सुखाने के बाद अंदर ले आए जाते हैं छाटी वाले हाल में, इसकी छटाई हो जाती है। वैसे तो बहुत ही मुश्किल था, गुरुजी की बताई हुई तकनीक द्वारा ये छटाई की जाती है। जैसे आप देख सकते हैं ये सारे नंबर प्लेट लगे हुए हैं, 1 से लेकर 587 तक ये रूम नंबर हैं। जैसे कपड़ों पे भी नंबर लगा हुआ है, जो नंबर का कपड़ा उसी बंडल में डाला जाता है, उस बंडल अलग अलग ढेरियाँ बन जाती हैं और इसमें बच्चों को भी कोई कठिनाई नहीं होती और हमें भी कोई कठिनाई नहीं होती। ये गुरुजी की बताई हुई तकनीक है। तो देखा आपने, डेरा सच्चा सौदा रूहानियत के साथ साथ आधुनिक तरीके से ऐसी सुविधाओं को जन्म देकर लोगों को जागरूक कर रहा है, जो वाकई में समाज के लिए काफी लाभदायक साबित हो सकती हैं। डेरा सच्चा सौदा में सिर्फ ऐसी ही नहीं बल्कि अनेक नई योजनाओं को पूजनीय संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान ने जन्म देकर नए आयाम स्थापित किए हैं, जिनके चर्चे न केवल भारत में हैं बल्कि दुनिया भर में है। खबर संगम के लिए रविंद्र रियाज के साथ दीपक सैनी की रिपोर्ट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आपको दर्शन कराते हैं गुजरात में बने मां खोडियाल के विश्व प्रसिद्ध मंदिर के। इस भव्य मंदिर के बारे में बड़ी प्रसिद्ध कहावत है कि सच्चे दिल से यहाँ आकर मन्नत मांगने वाला कभी भी मां के दरबार से खाली हाथ नहीं लौटा है। आपको बता दें कि गुजरात के पाटन जिला के समी तहसील के अंतर्गत वराना गांव में मां खोडियाल का विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ हर साल 9 फरवरी से 22 फरवरी तक विश्व स्तर के मेले का भी आयोजन किया जाता है, जिसे वड़ियार पंथ का सबसे बड़ा मेला कहा जाता है। इस मेले को लोग मिनी कुंभ के नाम से भी जानते हैं, जिसमें देश विदेश से करीब 50 लाख से ज्यादा लोग मां के मंदिर में दर्शन हेतु पहुंचते हैं। मान्यता है कि जो भी श्रद्धालु यहाँ तिल, गुड़, शक्कर मिलाकर प्रसाद अर्पण करते हैं, मां खोडियार उनकी हर मन्नत को अवश्य पूरा करती है। यहाँ आने वाले भक्तों का मानना है कि लोग यहाँ अपनी पहली संतान के लिए अक्सर मन्नत मांगते हैं और मन्नत पूरी होने पर सभी लोग यहाँ प्रसाद चढ़ाते हैं। और खास बात यह है कि अगर मेले में सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो सुरक्षा के मद्देनजर यहाँ पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना घटे।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड मेले का आगाज हो चुका है, जिसका आगाज पर्यटन विभाग के ब्रांड एम्बेसडर बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र, सीएम मनोहर खट्टर और रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने किया। मुख्य चौपाल पर धर्मेंद्र के पहुंचते ही तालियां और सीटियां बजने लगी। युवाओं की टोली और वहां मौजूद लोगों ने गीत, संगीत और नृत्य का जमकर लुत्फ उठाया। 15 दिन तक चलने वाले इस मेले में करीब 300 देशी विदेशी कलाकारों के साथ करीब 1000 शिल्पकार शामिल हो रहे हैं। अब 30वां मेला ये चल रहा है अपना, और जहाँ तक मुझे पिछले मेलों का ध्यान में है, हर वर्ष उत्तरोत्तर मेला प्रगति की ओर होता है, उसमें संख्या बढ़ती है। इस बार भी मेला, और विशेष तौर पर इस बार ये बात है कि पहले 40 एकड़ का मेला होता था, इस बार इसमें 16 एकड़ जमीन और मिलाई गई है, 56 एकड़ में विस्तार किया गया इसका। इसलिए इस मेले को मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से आगे आने वाले 15 दिन में इसमें भारी संख्या में लोग आएंगे और इसका लाभ उठाएंगे। यहाँ के जो कलाकार हैं, दस्तकारी जो करने वाले लोग हैं, जो भी इस प्रकार के अपने अपने स्टॉल लगाए हुए हैं, उनको भी इसका लाभ होगा, और जो आने वाले लोग हैं वो भी इसका पूरा लुत्फ उठाएंगे। और अब खबर हरियाणा के भिवानी जिले से, जहां भिवानी के गांव झूझू कला के राजीव गांधी खेल स्टेडियम में आगामी 6 फरवरी से लेकर 9 फरवरी के बीच स्पोर्ट्स कोच के युवाओं के लिए सेना की स्पेशल भर्ती रैली का आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन के दौरान आर्मी में भर्ती होने वाले युवकों को स्पेशल ट्रेनिंग कराई जाएगी। लेकिन हैरानी तो इस बात की है कि जिस खेल स्टेडियम में हमारे देश के रक्षकों के लिए ट्रेनिंग का आयोजन किया गया है, उस स्टेडियम की हालत इतनी खस्ता है कि यहाँ आए खिलाड़ियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आपको बता दें कि भिवानी में आयोजित होने वाली इस रैली में जिले भर से करीब 10,000 से अधिक युवाओं के भाग लेने की उम्मीद जताई जा रही है। छः से लेकर के 9 तारीख तक हो रहा है। इसके लिए प्रशासन को हमने गाइडलाइंस पूरी बताई थी कि हमें ग्राउंड वहाँ पे पूरा तैयार चाहिए, बिल्डिंग के अंदर पूरा काम होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी का प्रावधान होना चाहिए, जनरेटर की, पानी की व्यवस्था जो कैंडिडेट्स के लिए हमें वहाँ पे चाहिए, टॉयलेट्स चाहिए जो हमें, हमारे एडम ट्रूप्स के लिए जो जगह रहने के लिए चाहिए। तो प्रशासन ने ये अपना कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। तो चाहते हैं कि हम यहाँ पे हमारे जो फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएंगी वो बहुत अच्छा मिलेंगी तो ही सही रहेगा। जैसे पानी है, ग्राउंड में ट्रैक वगैरह है, ट्रैक अभी तो हालत दिखाई दे रही है, कुछ ठीक नहीं है, बट अगर अच्छा होगा तो रनिंग में भी फ़ायदा मिलेगा और बच्चे अच्छी प्रकार से दौड़ भी लगाएंगे। और अब खबर हरियाणा के करनाल जिले से, जहां समाज सेवी और वैद्य देवेंद्र बत्रा के बेटे मानव बत्रा की शादी में शामिल होने बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी पहुंचे। जहां जिला प्रशासन के अधिकारियों में अतिरिक्त उपायुक्त गिरीश अरोड़ा और एसडीएम राजीव मेहता के साथ बीजेपी के कई नेताओं ने लाल कृष्ण आडवाणी का उत्साह के साथ स्वागत किया और किसी भी अनहोनी से बचने के लिए पूरे करनाल में सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए थे। आपको बता दें कि इस खास मौके पर जिला प्रधान भगवान, राज्य मंत्री कर्णदेव कंबोज समेत तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षा विभाग और प्रदेश सरकार भले ही शिक्षा के स्तर में सुधार के लाख दावे करे, लेकिन धरातल पर आज भी तस्वीर कुछ और ही नजर आ रही है। जी हां, जब भावी शिक्षक ही जमीन पर बैठकर परीक्षा देंगे तो शिक्षा के स्तर में सुधार की कैसे उम्मीद की जा सकती है। जी हां, ऐसा ही एक नजारा देखने को मिला रेवाड़ी जिले के जैन स्कूल में, जहां जेबीटी की परीक्षा चल रही थी और भावी शिक्षक ठंड के इस मौसम में जमीन पर बैठकर परीक्षा देने को मजबूर थे। आपको बता दें कि ये सरकार द्वारा सहायता प्राप्त स्कूल है और हजारों नौनिहाल यहाँ शिक्षा ग्रहण करते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये परीक्षा जमीन पर बैठकर दिलाई गई है। स्ट्रेंथ हमारे पास 300 के करीब है और सबको टाट पट्टी बिल्कुल दरी पर बिठा रखी है, कोई ऐसी किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है। और इतने स्ट्रेंथ होने के कारण से
बेंच उपलब्ध नहीं करवा पाए हम, क्योंकि ज़्यादा स्ट्रेंथ है हमारे पास। पहले सेंटर बनते थे 225-20 के करीब, अब आ रहे हैं 300 के करीब बच्चे। स्कूल के बच्चे ठीक हैं, स्ट्रेंथ है, लेकिन एक बेंच पर 3 बैठते हैं। इन बच्चों को यदि एक बैठाएं तो 300 बेंच चाहिए, और हम वहाँ पर हमारे बैठते हैं 3 भी, और कई बार 4 भी बैठ जाते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, 3 की उपलब्ध है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको रूबरू कराते हैं आज के मौसम के हाल से। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।